नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक अपने YouTube चैनल अशोका हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास इंग्लिश और क्लास इंग्लिश NCERT RBSC जो फुटप्रिंट विदाउट फिट बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। तो बिना कोई देरी किए शुरुआत करते हैं और ये चैप्टर है रिचर्ड अब्राइट पर। एक साइंटिस्ट है, नया जो साइंटिस्ट बन रहा है उसका नाम है रिचर्ड अब्राइट और उसके ऊपर ये पूरा लेसन है। तो मित्रों शुरुआत करते हैं लेसन की। एट द एज ऑफ 22 ए फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद ए न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। एट द एज ऑफ 22 यानी 22 साल की उम्र में एक फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर यानी एक पढ़ने वाला छात्र पहले साइंटिफिक वर्ल्ड यानी जो विज्ञान का संसार है उसमें एक न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क, नई थ्योरी लेकर के आता है। किस पर? सेल्स कैसे वर्क करती है, जो अपने शरीर की कोशिकाएं होती है वो कैसे कार्य करती है, उस पर एक नई थ्योरी लेकर के आता है। एक पढ़ने वाला छात्र 22 साल का और जो विज्ञान की दुनिया है उसमें एक नई थ्योरी लेकर के आता है। और किस पर लेकर के आता है? सेल्स कैसे वर्क करता है उस पर। और रिचर्ड एज अब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन्ड द थ्योरी एंड इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। ये कौन है? ये है रिचर्ड एच अब्राइट और उसका एक कॉलेज रूममेट है, कॉलेज में साथ में पढ़ने वाला लड़का। ये दोनों है, ये थ्योरी देते हैं और ये एक आर्टिकल में छपती है। आर्टिकल यानी कोई जो अखबार होता है उसके अंदर छपते हैं। और इसका नाम याद रखना, आप प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि किस अखबार में या किस पब्लिक में प्रकाशित हुए हैं जो थ्योरी है इनकी। तो ये है प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। तो 22 साल का एक जवान लड़का, उसका दोस्त, उनकी थ्योरी सेल्स कैसे वर्क करती है वो किस में छपती है? वो छपती है एक आर्टिकल जिस पत्रिका का नाम है प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students. It was the first time, ये पहला समय था। This important scientific journal, ये जो इतनी महत्वपूर्ण जर्नल है, पत्रिका है, यानी साइंस की बहुत बड़ी पत्रिका थी ये। had ever published, इसने पहली बार किसी कॉलेज स्टूडेंट्स का कोई प्रकाशन किया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि बहुत बड़ी पत्रिका साइंस की और उसके अंदर किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स का कोई प्रकाशन होना बहुत बड़ी बात थी। कैसे? इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग ए होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट। एग्जाम्पल दिया है कि कितनी महत्वपूर्ण है। जैसे कि स्पोर्ट्स के अंदर, खेल के अंदर, दैट वुड बी लाइक मेकिंग ए बिग लीग, यानी जो बहुत बड़े स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की कोई लीग होती है और जिसमें 15 साल का कोई लड़का, एज ऑफ 15 का मतलब होता है 15 साल का लड़का, यानी कोई क्रिकेट का मैच हो रहा है और जो राष्ट्रीय स्तर का मैच हो रहा है उसके अंदर 15 साल का लड़का पहली बार खेलता हुआ और क्या कर देता है? फर्स्ट टाइम बैट करता हुआ यदि 100 रन मार देता है, सेंचुरी मार देता है, तो ये उसके बराबर है। यानी 15 साल का लड़का राष्ट्रीय स्तर के मैच में और पहली बार खेलते हुए यदि 100 रन मारता है, उसके बराबर ये काम बताया गया है। फॉर रिचर्ड अब्राइट इट वाज फर्स्ट इन ए लॉन्ग स्टीयरिंग ऑफ अचीवमेंट इन साइंस एंड अदर फील्ड्स। तो इट वाज द फर्स्ट इन ए लॉन्ग स्टीयरिंग अचीवमेंट, यानी उसने जो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है हासिल करना, साइंस के अंदर जो हासिल किया, दूसरे फील्ड के अंदर जो हासिल किया, उनमें ये पहला कदम था। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज,
और ये सब कुछ संभव हुआ उसके बटरफ्लाई से। यानी उस लड़के ने, रिचर्ड एच ब्राइट है, उसने किससे शुरुआत की है? बटरफ्लाई से शुरुआत की है। एन ओनली चाइल्ड अब्राइट ग्रीव अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया। एन ओनली चाइल्ड, ये जो केवल बच्चा है वो अब्राइट ग्रीव अप, जो अब्राइट है वो बड़ा हो रहा है, ग्रीव अप यानी बड़ा होना, नॉर्थ यानी साउथ और नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब उत्तरी साइड। और ये जो रीडिंग पेंसिल्वेनिया है, ये जगह का नाम है, अमेरिका के अंदर कोई जगह है पेंसिल्वेनिया, रीडिंग पेंसिल्वेनिया। ये रीडिंग यहाँ पढ़ने के लिए नहीं है, इस स्थान का नाम है। तो रीडिंग पेंसिल्वेनिया के नॉर्थ साइड में ये लड़का बड़ा हो रहा है। देयर वाज नॉट मच आई कुड डू देयर ही सेड। वह कहता है, क्या कहता है? देयर वाज नॉट मच आई कुड डू देयर, मेरे पास वहाँ पर ज़्यादा करने के लिए कुछ नहीं था। आई सर्टेनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन, क्योंकि मैं वहाँ अकेला था, ना तो मैं किसी के साथ फुटबॉल खेल सकता और ना बास्केटबॉल खेल सकता, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए? एक टीम चाहिए, और उसके पास टीम नहीं थी, ये अकेला लड़का था। बट देयर वाज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स, परंतु मेरे पास केवल एक चीज़ थी। क्या थी? कलेक्ट थिंग, मैं चीज़ों को इकट्ठी कर सकता था। कलेक्ट यानी इकट्ठी करना, थिंग्स यानी चीज़ें। तो रिचर्ड ब्राइट कहता है कि मेरे पास खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए, बेसबॉल खेलने के लिए टीम तो नहीं थी, मैं अकेला था, तो मैं सिर्फ क्या कर सकता था? मैं चीज़ों को इकट्ठा कर सकता था। सो ही डिड, इसलिए उसने ऐसा किया। सो ही डिड, ये डिड है सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल टेंस बनता है, इसका मतलब होता है ऐसा, इस मतलब किया, पास्ट की बात। सो ही डिड, इसलिए ऐसा उसने किया। एंड डिड ही ईवर beginning in kindergarten, Albright collected butterfly with the same determination that has marked all his activities. किंडरगार्टन के अंदर, बगीचे के अंदर अब्राइट ने जो बटरफ्लाई है उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जो तितलियां हैं उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। विद द सेम डिटर्मिनेशन, उसी दृढ़ निश्चय के साथ। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़, यानी जो भी उसकी दूसरी गतिविधियाँ थी उसी तरह उसने इसको काम को शुरू कर दिया। ही आल्सो कलेक्टेड रॉक्स, वो बटरफ्लाई के साथ और क्या करता था? तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि बटरफ्लाई के साथ रिचर्ड अब्राइट और क्या करता था। ये कलेक्ट करता था, इकट्ठा करता था रॉक्स को, फॉसिल्स को एंड कॉइन्स को। तो ज़रूरी है याद रखना, क्या कलेक्ट करता था? रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स। ही बिकेम एन एगर एस्ट्रोनॉमर टू समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, और वो कभी कभी बनता था क्या? एस्ट्रोनॉमर, जो अंतरिक्ष से संबंधित होता है उसमें भी वो रुचि दिखाता था, और कभी कभी पूरी रात क्या करता था? ऑल नाइट गेजिंग यानी टकटका लगा करके देखता था स्टार्स, तारों को। तो कभी कभी पूरी रात है वो टकटकी लगा करके तारों को भी देखता रहता था। फ्रॉम द फर्स्ट he had a driving curiosity along with a bright mind. From the first का मतलब होता है पहली क्लास से ही। he had a driving curiosity, उसके अंदर एक ड्राइविंग क्यूरियोसिटी थी। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्सुकता, किसी चीज़ की जानने की अपनी कितनी उसमें लालसा है, उत्सुकता है, उसको क्यूरियोसिटी कहते हैं। तो उसके अंदर शुरू से ही, पहली क्लास से ही बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी। अलॉन्ग विद ए ब्राइट माइंड, और उसका माइंड भी बहुत ब्राइट था, बहुत अच्छा दिमाग था। ही आल्सो हैड ए मदर हु इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, और उसके पास उसकी एक माता थी हु, जो इनकरेज्ड उसका साहस बढ़ाती थी। इनकरेज का मतलब होता है हौसला बढ़ाना, साहस बढ़ाना। हिज इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट बढ़ाती थी, रुचि बढ़ाती थी किस में? लर्निंग में। लर्निंग का मतलब होता है सीखना। तो उसकी साथ उसकी माता थी जो उसके सीखने में उसकी रुचि बढ़ाती थी। सी उसकी माता के लिए आया है। सी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, और उसकी माता उसको ट्रिप्स पर भी ले जाती थी। ट्रिप्स यानी घुमाने ले जाती थी।
bought him telescopes, microscopes or cameras, mounting materials and other equipment and helped him in many other ways. उसकी माता उसके लिए क्या खरीदती थी, ये भी याद रखना है। प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि रिचर्ड अब्राइट की माता है, उसके लिए अक्सर क्या खरीदती थी। तो बोट यानी खरीदती थी, बाई की सेकंड फॉर्म बोट। खरीदती थी क्या, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स यानी पर्वतों के जो कोई मटेरियल होते हैं वो, अदर इक्विपमेंट दूसरे किसी प्रकार के इक्विपमेंट यानी कोई उपकरण। इक्विपमेंट का मतलब होता है उपकरण, परंतु आपको इनका ज़्यादा हिंदी अनुवाद याद नहीं रखना, क्योंकि परीक्षा में आपको क्या करना पड़ता है, टेलीस्कोप आए, इक्विपमेंट आए, माइक्रोस्कोप आए, कैमरा आए, तो सेम ऐसे ही लिखना होता है। इसलिए आप इंग्लिश में ही याद रखो। टेलीस्कोप है तो टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप। हिंदी अनुवाद करने से कोई फ़ायदा नहीं, पढ़ने में, बोलने में और लिखने में काम आएगी इंग्लिश। तो क्या याद रखना आपको कि उसकी माता उसको क्या खरीद करके देती थी, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट, ये खरीद करके देती थी। और हेल्प्ड हिम इन मैनी अदर वेज, और दूसरे विभिन्न प्रकार के वो उसको क्या करती थी, सहायता करती थी। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अनटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सैड यानी उसकी माता कहती है, क्या कहती है, आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन, मैं केवल एकमात्र साथी थी। कंपेनियन का मतलब होता है साथी। अनटिल कब तक, अनटिल का मतलब होता है कब तक, ही स्टार्टेड स्कूल यानी जब तक उसने स्कूल शुरू किया तब तक मैं केवल उसकी एकमात्र मित्र या एकमात्र साथी थी। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, और उसके बाद में क्या है, उसके मित्रों को उसके लिए घर ले आती थी। ब्रिंग यानी ले आना। तो जब स्कूल का टाइम हो गया घर ले आती थी। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, परंतु रात को हम साथ बिताते थे, साथ रहते थे, यानी माँ बेटो साथ में रहते थे। रिचर्ड का नाम उसकी माता प्यार से कहती है, रिची वाज माई वूल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वाज इन 3rd ग्रेड। यानी रिचर्ड की माता कहती है कि रिचर्ड वाज माई वूल लाइफ, रिचर्ड है वो मेरा पूरा जीवन बन गया। कब, आफ्टर यानी बाद में, हिज फादर डाइड, उसके पिताजी की मौत के बाद रिचर्ड मेरी पूरा जीवन बन गया। व्हेन रिची वाज इन 3rd ग्रेड, जब रिची है वो 3rd ग्रेड में था। ग्रेड का मतलब यहाँ पर अपने जैसे नहीं है, अपने जैसे क्लास को बोलते हैं, वहाँ ग्रेड बोलते हैं। तो जब रिचर्ड है 3री क्लास में पढ़ता था, तब उसके पिताजी का देहांत हो गया और वो रिचर्ड और उसकी माता दोनों रह गई। शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। शी यानी उसकी माता, एंड हर सन और उसका बेटा, स्पेंट यानी बिताते थे, ऑलमोस्ट यानी लगभग, एवरी इवनिंग प्रत्येक शाम, एट द डाइनिंग रूम टेबल जो खाने का रूम होता है, जो खाने की टेबल होती है, उसके ऊपर दोनों माँ बेटो यानी शाम की इवनिंग बिताते थे, स्पेंड करते थे, व्यतीत करते थे। इफ़ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू, इफ़ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू आई फाउंड वर्क फॉर हिम, यानी वो कहती है कि इसके लिए जब कुछ नहीं होता था करने के लिए, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, मैं उसके लिए कुछ काम करती थी। नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स, परंतु वो फिजिकल वर्क नहीं करता था, यानी शारीरिक कसरत नहीं करता था, तो क्या करता था, लर्निंग थिंग्स, चीज़ों को सीखता था। हिज मदर सेड, उसकी माता कहती है कि वो किस में ध्यान नहीं देता था, फिजिकल वर्क में ध्यान नहीं देता था, फिजिकल वर्क नहीं सीखता था, इसकी बजाय लर्निंग थिंग्स, चीज़ों को सीखता था। ही लाइक्ड इट, यह इसे पसंद करता था। ही वांटेड टू लर्न, और वो सीखना चाहता था। वांटेड टू लर्न का मतलब होता है सीखना चाहता था, लर्न यानी सीखना, वांटेड यानी चाहता था। एंड लर्न ही डिड, और उसने ऐसा किया, यानी उसने सीखा भी। डिड जैसे मैंने बताया ना, ये पास्ट सिंपल टेंस बन जाता है
सेकंड फॉर्म लगने से, डिड लगने से। तो इसका मतलब होता है उसने सीखा, ऐसे उसने किया। एंड लर्न ही डिड, और उसने सीखा। ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, और उसने स्कूल के अंदर टॉप ग्रेड हासिल किया, यानी प्रथम स्थान हासिल किया। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वाज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड। उसकी माता कहती है ऑन एवरी डे, प्रत्येक दिन, थिंग्स ही वाज जस्ट लाइक अदर किड्स, प्रत्येक दिन वो कैसे करता था, स्कूल में तो फर्स्ट रहता था, परंतु दूसरी चीज़ों में वो दूसरे बच्चों की तरह ही था। बाय द टाइम ही वाज इन सेकंड ग्रेड, और जब वो सेकंड ग्रेड में था, यानी दूसरी क्लास में था, ग्रेड का मतलब क्या है, क्लास, जब वो दूसरी क्लास में था, अपराइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। तो बाय द टाइम सेकंड ग्रेड, जब वो दूसरी क्लास में था, अपराइट हैड कलेक्टेड, अपराइट ने कलेक्ट कर लिया था, इकट्ठा कर लिया था, क्या, 25 स्पीसीज, 25 यानी 25 स्पीसीज यानी प्रजाति ऑफ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई की 25 प्रजातियों को उसने इकट्ठा कर लिया था। कब, जब वो दूसरी क्लास में था। फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, और वो उसको कहाँ से मिली थी, उसका जो होम टाउन था, जो उसका घर था, उसके आसपास वो जो मिली थी सबको इकट्ठा कर लिया। और यहाँ पर ये नीचे सी फ्लोइंग बॉक्स, यहाँ पर उसकी जो बटरफ्लाई है उसकी अलग अलग प्रजातियाँ दी गई है। आपको टाइम हो तो ये पढ़ लेना, नहीं कोई विशेष बातें नहीं है। दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, ही सैड। तब वो क्या कहता है कि तब ये मेरा काम क्या हो गया, बटरफ्लाई इकट्ठे करने का काम पूरा हो गया, क्योंकि मोहल्ले के आसपास जितनी जो बटरफ्लाई तितलियां थी उसने सब पकड़ ली। अब वो बटरफ्लाई कलेक्ट करने का, इकट्ठा करने का काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, एंड यानी उसका अंत हो गया। बट देन माई मदर गोट मी ए चिल्ड्रन बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा पर्सन बनता है। क्या, यानी जब उस दूसरी क्लास में उसने बटरफ्लाई पकड़ने का काम पूरा कर लिया, तब उसकी माता उसके लिए क्या लेकर के आई, देन माई मदर, ये कहता है तब मेरी माता, गोट मी, मुझे ला करके दिया, चिल्ड्रन बुक, बच्चों की एक पुस्तक, कॉल्ड, जिसका नाम था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। तो ये पुस्तक का नाम याद रखना आपको, क्या नाम है, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। ये पुस्तक है, ये रिचर्ड अपराइट को दूसरी क्लास में कब ला करके दी, दूसरी क्लास में ला करके दी। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका ओपनड द वर्ल्ड ऑफ साइंस एट द एगर यंग कलेक्टर। और इस बुक ने, विच टोल्ड मोनार्क, इस बुक में क्या बताया गया था कि मोनार्क नाम की जो बटरफ्लाई है, मोनार्क अलग अलग प्रजातियों की बटरफ्लाई होती है, उसमें एक मोनार्क प्रजाति की बटरफ्लाई है, वो माइग्रेट करती है। माइग्रेट करने का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। कैसे, कहाँ जाती है, सेंट्रल अमेरिका के अंदर। तो सेंट्रल अमेरिका यानी मध्य अमेरिका के अंदर जो मोनार्क बटरफ्लाई है वो कहाँ कहाँ माइग्रेट करती है, कहाँ कहाँ जाती है, इसके बारे में इसमें विस्तार से बताया गया था। और ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द एगर यंग कलेक्टर, ये जो यंग कलेक्टर था, जो जवान लड़का जो इकट्ठा करने का काम करता था, इसके लिए इसने पूरा संसार का साइंस को उसके सामने खोल दिया। किसने, इस पुस्तक ने। एट द एंड ऑफ द बुक, पुस्तक के अंत में, रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाइज माइग्रेशन। और पुस्तक के अंत में रीडर जो राइटर था उसने इनवाइट कर रखा था हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए। किस चीज़ में सहायता करने के लिए, स्टडी करने में। जो बुक लिख रहा है राइटर, वो स्टडी कर रहा है किसकी, बटरफ्लाई के माइग्रेशन की, यानी जो तितलियां है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है, वो माइग्रेट कहाँ से कहाँ तक करती है, इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। कौन, जो किताब लिख रहा है वो, और उसने इनवाइट कर रखा है, यानी कोई उसकी सहायता करना चाहे तो कर सकता है। दे वर आस्क्ड टू टेक बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए हॉकार्ट
ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। और ये बुक लिखी किसने लिखी? ये बुक है वो लिखी है डॉक्टर फ्रेडरिक ए ओकार्ट ने। और वो क्या है? वो यूनिवर्सिटी के अंदर, टोरंटो यूनिवर्सिटी के अंदर कोई प्रोफेसर है। और उन्होंने कहा है कि यदि कोई उस डॉक्टर की सहायता करने चाहे तो वो बटरफ्लाई को क्या कर सकता है? टैग कर सकता है। यानी टैग क्या होता है कि उसके ऊपर कुछ लिखा जा सकता है टैग के ऊपर कि ये जो बटरफ्लाई है वो कहाँ से पकड़ी गई है ना, इसकी प्रजाति क्या है, इस प्रकार इसकी डिटेल लिखी जा सकती है और वो टैग की जा सकती है। यानी जो बटरफ्लाई है उसकी पंखों पर लगाया जा सकता है। अब्राइट्स मदर wrote to Dr. Hocart and soon Albright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs। अब क्या है कि अब्राइट की माता ने उसे लिखा डॉक्टर होकार्ट को, जल्दी ही अब्राइट वाज अटैचिंग, और अब्राइट है वो अटैच करने लग गया, टैग लगाने लग गया मोनार्क की विंग्स पर। यानी अब्राइट की माता ने उससे संपर्क करवा दिया डॉक्टर से। डॉक्टर क्या चाहता था कि कोई भी मेरी सहायता करे, मोनार्क कहाँ माइग्रेट करती है उसमें, और उस लड़के ने मोनार्क जो बटरफ्लाई है उस पर टैग करने का काम शुरू कर दिया। एनीवन हु फाउंड ए टैग्ड बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर होकार्ट। और प्रत्येक को कहा गया कि जिसको भी ये बटरफ्लाई मिले वो ये इसको कहाँ भेज देना? डॉक्टर होकार्ट के पास है भेज देना। यहाँ बताया गया है कि द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लास्ट समर, सी ग्राफ बिलो। यानी जो बटरफ्लाई जो कलेक्ट करने का सीजन है, टाइम है, इकट्ठे करने का जो टाइम है वो लगभग क्या होता है? अराउंड यानी लगभग रीडिंग लास्ट, रीडिंग के अंदर जो शहर है वहाँ पर लास्ट 6 वीक्स, यानी लास्ट 6 वीक। किसके लास्ट 6 वीक? लेट समर, यानी समर का मतलब होता है गर्मी ऋतु, और गर्मी ऋतु के लास्ट के अंदर जो 6 सप्ताह होते हैं उसमें ये जो बटरफ्लाई है उसको इकट्ठा करने का काम चलता है। याद रखना, बटरफ्लाई इकट्ठा करने का काम कब चलता है? लास्ट समर में, यानी समर की लास्ट में, और जो 6 वीक होते हैं लास्ट में उसमें ये काम चलता है। इफ़ यू आर गोइंग टू चेस देम वन बाई वन, यदि आप उनको एक एक करके पकड़ते हो, यू वुड नॉट कैच वेरी मनी, तो आप उनको बहुत बड़ी मात्रा में नहीं पकड़ सकते, बहुत बड़ी संख्या में नहीं पकड़ सकते। सो द नेक्स्ट स्टेप ऑफ ब्राइट वाज टू राइज टू फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। अब जो नेक्स्ट स्टेप था, अगला कदम था ब्राइट का, वो क्या था? राइज ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, यानी उन बटरफ्लाइज को बड़ा कैसा करे, घर पर पाले कैसे उनको, क्योंकि एक एक को पकड़ नहीं सकता, बहुत ज़्यादा टैग कर नहीं सकता, इसलिए ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्क, उसने एक फीमेल मोनार्क को पकड़ा, कैच किया, टेक हर एग्स, उसके अंडे लिए, एंड राइज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल, और अपने घर के बेसमेंट में उसको बड़ा किया, उसकी जो लाइफ साइकिल है, पूरा जीवन चक्र है, उसको उसने तैयार किया। अब ये जीवन चक्र आपको याद रखना है कि मोनार्क जो बटरफ्लाई है उसका जीवन चक्र क्या होता है, ये ज़रूरी है। क्या होता है? सबसे पहले उसने फीमेल मोनार्क को लिया और फिर उसको क्या मिला? एग्स मिला, अंडा मिला, और फिर अंडे से क्या बना? कैटरपिलर बना, और कैटरपिलर टू पुपा और टू अडल्ट बटरफ्लाई, यानी एग से बना कैटरपिलर और कैटरपिलर से बना पुपा, और फिर पुपा से फिर अडल्ट बटरफ्लाई बनी। अडल्ट यानी जवान जो बटरफ्लाई है जो टैग करने के लिए तैयार हुई उसके लिए। तो उसने अपने घर के अंदर बेसमेंट में उनके लिए स्थान तैयार किया और वहाँ पर फीमेल मोनार्क को लेकर के आया और उससे उसको एग प्राप्त हुआ। एग से क्या बना? कैटरपिलर बना, और कैटरपिलर से क्या बना? पुपा बना, और पुपा से फिर अडल्ट बटरफ्लाई बना। ये जो लाइफ साइकिल है वो आपको याद रखना है, किसकी? मोनार्क प्रजाति की बटरफ्लाई की। देन ही वुड टेक द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो,
और तब वो क्या करता, जब बटरफ्लाई वो अडल्ट हो जाती, जवान हो जाती, तब उसको अटैक करता और उसकी पंख पर क्या करता, अटैक करता, लगाता और देम गो उनको छोड़ देता। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वाज होम टू थाउजेंड ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। फॉर सेवरल ईयर्स, कुछ ही सालों में उसका जो घर का बेसमेंट है वो घर है, वो बन गया थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स, यानी हज़ारों की संख्या में मोनार्क्स है वो वहाँ पर इकट्ठी हो गई। डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, और उनका अलग अलग स्टेज थे जो विकसित हो रहे थे, यानी कोई एग में थे, कोई कैटरपिलर में थे, कोई पुपा में थे, कोई एडल्ट बटरफ्लाई में थे। इवेंटली आई बिगेन टू लॉस इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाईज, और शीघ्र ही उसका क्या है, जो बटरफ्लाई टैग करने का जो इंटरेस्ट है वो कम होने लग गया। कैसे? इट इज़ टीडियस एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक, यानी उसको ज़्यादा कोई फीडबैक नहीं मिल रहा था, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। अबराइट कहते हैं इन ऑल द टाइम आई डिड इट, यानी जितने समय तक मैं करता, ही लाफ्ड, वो हंसता है। ओनली 2 बटरफ्लाई है आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड, यानी मैंने कितने साल तक ये काम किया और उसमें केवल 2 बटरफ्लाई है वो वापस पकड़ी गई, रिकैप्चर्ड की गई। रिकैप्चर्ड का मतलब वापस पकड़ा जाना। 2 जो बटरफ्लाई है उनको ही पकड़ा गया। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, और जहाँ पर मैं रहता हूँ उससे ये 75 मील तक ही पहुँच पाई, यानी 75 मील से आगे ज़्यादा दूर तक नहीं पहुँच पाई। जो इसका माइग्रेट करने का था ना, तो उन्होंने 75 मील तक ही दूरी तय की थी। तो दोस्तों इस प्रकार इस लेसन का ये फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट आगे का वीडियो है वो सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।